हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं शर्मा गैस का साइंस, जो कि मॉडल सेट जो कि सेट ने जारी किया है, जो मॉडल सेट भी बोल सकते हैं या शर्मा गैस भी बोल सकते हैं। यानी शर्मा गैस में जो मॉडल सेट जारी किया था जैक बोर्ड ने, उसी को यानी 5 सेट में करके क्या बोलते हैं शर्मा गैस में जारी किया है। उसको हम लोग साइंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बारीकी से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आ गया है। आप गिने चुने दिन बचे हुए, आप अच्छे से पढ़िए और बेहतरीन इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आपका पहला सवाल की ओर है, बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा दोस्तों? आपका अवतल दर्पण आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अवतल दर्पण आंसर होगा, पहला का आपका 3 आंसर हो गया। चलिए और दूसरा देखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस, दूरी और मुख्यतः त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो बीच का संबंध होता है, देखिए F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है? R/2, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका 2, F बराबर 2 है। चलिए इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से 3 क्वेश्चन के देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो देखिए इसमें कौन सा अपवर्तित रहेगा? आवृत्ति। कौन सा रहेगा? आवृत्ति। चलिए 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आपका किस बिंदु से गुजरेगा? तो F से। कौन सा गुजरेगा? तो F से दोस्तों, ठीक है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट सवाल, यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर, तो किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आपका आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो कौन सा आपका आंसर होगा सही? तो आपका समतल होगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपके सी होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर तक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, मोस्ट 40 क्वेश्चन है, तो उसको आप मतलब जल्दी याद कीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए पलटते हैं शर्मा गैस को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 मीटर फोकस दूरी खांसी भी थोड़ा हो गया है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो एक दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 1 डायोप्टर। क्या होगा? 1 डायोप्टर आंसर। चलिए उसी तरह से किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? तो कांच में दोस्तों। किसमें होता है? कांच में, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले, क्या है दोस्तों? 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। क्या होगा फोकस दूरी? तो आपके इस ये भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, तो आपको याद करवाने का प्रयास करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किसी उत्तल लेंस की 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका -5 डायोप्टर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, निर्वात में हो गया 13 नंबर। और 14 नंबर देखिए, दिए गए प्रक्रम में कौन सा उष्माक्षेपी है। तो आपको उष्माक्षेपी कौन है? श्वसन उष्माक्षेपी है। चलिए 15 नंबर, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधहीता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो दूसरा नंबर होगा कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कौन सा गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, देखिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो 16 नंबर देखेंगे, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो दूसरा देखिए आपका क्या होगा, यानी सी का उपचयन हो रहा है। उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
18 नंबर, दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो पहला देखिए आपका ये पहला नंबर क्या संतुलित है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर पहला नंबर संतुलित है, पहला नंबर संतुलित है। तो 19 नंबर देखिए, दिए गए समीकरण कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका अभिक्रिया कौन सा हो रहा है? तो क्या हो रहा है? तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो आपका 4 आंसर हो जाएगा, प्याज गंध देता है, ठीक है। अब 21 नंबर देखिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो 4 आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × ½ H2O। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो विरंजक चूर्ण देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चित्र में देखना है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में आपका संयोजन अभिक्रिया हो रही है। किस अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसेटिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में एसेटिक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, क्या होती है? तो हाइड्रोजन प्लस और माइनस आयन सांद्रता में कमी होती है, ठीक है। 26 नंबर में बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? इसमें होगा AgBr, Ag+Br, ठीक है। उसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो 3 आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक, ठीक है। क्या होगा? केंद्रक। चलिए और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो आपको इमल्सीकरण कौन करता है? तो पित्त। कौन करता है दोस्तों? पित्त। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आम। किसमें होगा? आम, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला देखेंगे 31 नंबर, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ब्रिकाणु। क्या है? ब्रिकाणु। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिकाणु की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ छानने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपोहन। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनन की मूल घटना क्या है? तो 3 आंसर हो जाएगा, DNA की प्रकृति बनना। क्या होगा? DNA की प्रकृति बनना। जनन की मूल घटना क्या है? DNA की प्रकृति बनना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो आपको दर्शाता है क्या? बहुखंडन को। किसको? बहुखंडन को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? निषेचन कहते हैं। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन का हार्मोन करता है? तो पहला होगा टेस्टोस्टेरोन। कौन करता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है नियंत्रण। यह होता है लड़कों में, और लड़कियों में होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। देखिए अब 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो पहला आंसर होगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो 4 नंबर हो जाएगा मीथेन, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? मीथेन। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप पर और 2 के मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? यानी आपका 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए दोस्तों। ये आपका सेट 1 कंप्लीट होता है 40 तक। अगर मेरा पढ़ाई वीडियो कैसा लगा, अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।